तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सेम की फसल में कीट रोग नियंत्रण है जरूरी। पॉली हाउस लगाएं, अधिक आय कमाएं। सब्जियों में सेम का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी खेती मुख्य रूप से मुलायम फलियों हेतु की जाती है, लेकिन इसकी कुछ किस्में ऐसी भी हैं जिनका उपयोग दाल के रूप में की जाती है। तो यदि आपने भी सब्जी हेतु सेम की फसल लगाई है और उससे अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए फसल में कीट रोग का नियंत्रण करना जरूरी है। तो आप कैसे करें इस कार्य को, इसकी जानकारी दे रहे कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं सेम की फसल की। तो सबसे पहले जो है अभी वर्तमान समय को देखते हुए फसल सुरक्षा जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है। अभी वर्तमान समय में सेम की जो फसल है वो पुष्पन और फलन की अवस्था में है, जो कि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा जो है कीट और व्याधियों का जो है प्रकोप होता है फसलों में। किसान भाइयों, सेम की फसल में माहू कीट का प्रकोप अधिक होता है, जिसके कारण फसल कमजोर हो जाती है। इसलिए आप इसकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेम की फसल में लगने वाले कीटों की। तो इसमें जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं माहू कीट जो है, चूसक कीटों की, जो कि फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और जिससे फसल का उत्पादन जो है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो इसकी पहचान की बात करें तो ये सफ़ेद और हरे रंग के हो सकते हैं और सैकड़ों की संख्या में जो है फूलों पे चिपके रहते हैं और रस चूस के जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको बाधित करते हैं और साथ ही साथ फल और फूल को जो है झड़ा देते हैं। चूसक कीड़ों के बचाव के लिए सबसे पहले तो आप अगर कम संख्या में अगर आपको कीट दिख रहे हैं तो उसके लिए आप नीम तेल जो है 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर अगर कीटों का प्रकोप है तो फिर आप रासायनिक कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड हो गया या थायोमेथाक्साम हो गया, तो इमिडाक्लोप्रिड की जो है 0.5 ml मात्रा आप प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, सेम की फसल में फली छेदक कीट की आक्रमण से फलियां खराब हो जाती हैं, जिससे बाजार में इनका बहुत कम मूल्य मिलता है। इसलिए आप इस कीट की रोकथाम जरूर करें। तो किसान भाइयों, इसमें लगने वाले कीटों में एक तो फल भेदक कीट लगता है इसमें, जो कि अपना अनरोपक उसमें फली में
भेद कर उसमें जो है अंडे दे देता है और उसको फिर बंद कर देता है, जिससे जो है अंडे से जब मैगट बनता है तो फिर वो पूरे मतलब फलियों को खाकर नष्ट कर देता है और वो मतलब किसी काम की नहीं रहती और फसल पूरी आपको बहुत ही उत्पादन उसमें कमी दिखाई देगी। फल अमानक हो जाते हैं जिसका बाजार भाव भी बिल्कुल नहीं मिलता। इसके नियंत्रण के लिए जो है टी आकार की आप खूंटी लगा सकते हैं। रात्रि के समय प्रकाश प्रपंच का आप उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ नीम तेल का उपयोग कर सकते हैं। अगर प्रारंभिक अवस्था में अगर है कीट तो आप नीम तेल का 5 ml जो है प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। कीट का प्रकोप अगर आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर चला गया है तो फिर आप जो है क्लोरोपेरिफास या क्विनालफास 2 ml प्रति लीटर घोल बनाकर आप उसका भी छिड़काव जो है कर सकते हैं। छिड़काव करते समय ये ध्यान रखना है कि जो परिपक्व फलियां हैं आप उनको छिड़काव से पहले तोड़ लें और जब आप छिड़काव कर रहे हैं तो कम से कम 8 दिन आप फलियां तोड़कर बाजार में ना ले जाएं, कम से कम 8 दिन का इंतजार करें और छिड़काव करते समय ये ध्यान रख लें कि मौसम साफ हो, बारिश की संभावना ना हो, जिसके लिए आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो सप्ताह में 2 दिन ग्रामीण कृषि मौसम सेवा अंतर्गत जो बुलेटिन निकलती है आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें 5 दिन के मौसम की जानकारी होती है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बारिश की संभावना अगले 5 दिन में है कि नहीं है। किसान भाइयों, पीला मोजेक रोग सेम फसल का सबसे घातक रोग है और इसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आती है। तो आप इस रोग के लक्षणों की पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। इसके अलावा जो है सफ़ेद मक्खी जो है इस फसल का एक महत्वपूर्ण कीट है, जो कि पत्तियों के रस को चूस के वो जो है फूलों को मुरझा देता है। और साथ ही साथ इसमें येलो मोजेक वायरस, जो पीला मोजेक वायरस भी जिसको बोलते हैं, तो वो जो है जो सफ़ेद मक्खी है वो इसका प्रसार करती है। और अगर आप कुछ दिन, अगर 2 से 4 दिन अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे तो आप ये पूरी खेत में फैल जाता है और पूरी फसल को नष्ट कर सकता है, जिससे फूल फलियां नहीं बनती और पूरी पत्तियां जो है पीली पड़ जाती है। तो किसान भाइयों, मेरी ये सलाह है कि इसके नियंत्रण के लिए फसल की लगातार निगरानी करें और अगर आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर अगर कीटों का प्रकोप है तो फिर आप रासायनिक कीटनाशक जैसे थायोमेथाक्साम जो है 0.5 ग्राम जो है आप प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियां, जिससे का उपयोग करके आप सेम की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि से आय बढ़े, इसके लिए किसानों को नई तकनीकियों से जुड़ना होगा। आज के दौर में बहुत सी उन्नत तकनीकियों का विकास हुआ है। जो किसान तकनीकियों के साथ चल रहे हैं, आज वे कम एरिया में भी अच्छी आय ले रहे हैं। ऐसे ही एक तकनीक है पॉली हाउस, जिसमें खेती करके कई किसान कम एरिया में सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो आइए पॉली हाउस के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि इंजीनियर प्रमोद राय से।
किसान भाइयों नमस्कार। आज हम पॉली हाउस के बारे में थोड़ा बात आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि पॉली हाउस, पॉली मतलब प्लास्टिक, उसको ग्लास हाउस भी कहते हैं। ग्लास से, अगर ग्लास से कवर करेंगे, और नॉर्मली उसको ग्रीन हाउस भी कहते हैं। पॉली हाउस को ग्रीन हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉली हाउस के अंदर का तापमान खुले की तुलना में हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसके चलते ये आया कहाँ से? कोल्ड कंट्री से आया है, मतलब जहाँ तापमान कम हो जाता है। और किसान भाइयों को बताएं, मुख्यतः फसल के लिए हमको 10 से 30 के बीच में ब्रॉडली, मतलब फसल के लिए 10 से कम तापमान नहीं चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं चाहिए। प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत आता है, तो बारिश से ही बचाता है, इंसेक्ट से भी बचा लेता है, ओला से बचा सकता है। तो बेसिकली इसको हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। पॉली हाउस तकनीक का उपयोग संरक्षित खेती के तहत किया जा रहा है। इस तकनीक से जलवायु को नियंत्रित कर दूसरे मौसम में भी खेती की जा सकती है। ड्रिप पद्धति से सिंचाई कर तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। बाहर किसी भी तरह का वातावरण हो, पॉली हाउस में फसलों के हिसाब से ही अंदर का वातावरण रखा जा सकता है। पॉली हाउस के अंदर लगी सब्जियों को जैविक और प्राकृतिक रूप से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। इससे प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। पॉली हाउस में वर्ष भर उत्पादन लिया जा सकता है। इसमें बेमौसम सब्जी उगाने के साथ कीटनाशक खर्चे में भी कमी आती है। पॉली हाउस में सब्जियों का उत्पादन सामान्य खेती की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जो किसान खुले में खेती, पहले ड्रिप, मल्चिंग, फर्टिगेशन सब समझ ले, तब पॉली हाउस की तरफ आए। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना कि बीज का चुनाव भी बहुत, जो खुले खेत में बीज लगाते हैं वो बीज नहीं लगता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट। अब माइक्रो क्लाइमेट का क्या मतलब है? माइक्रो क्लाइमेट का मतलब तापमान का मैनेजमेंट। अब तापमान में 2 चीज आ गया, सॉइल का तापमान, हवा का तापमान, उसी तरह प्रकाश की तीव्रता, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, मतलब आर्द्रता हवा की, CO2 हो गया। ये मुख्यतः इन्हीं सब कारणों से होता क्या है कि खुले खेत की तुलना में, अगर आप डिपेंड करता है क्रॉप को कैसे मैनेज करते हैं। और सबसे बड़ी होती है इसके लिए बाजार, क्योंकि इसमें जब सरकार, क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इंटेंसिव खेती है, और इसमें वेस्ट लैंड में भी कर सकते हैं। वेस्ट लैंड जहां कुछ भी नहीं होता है, वहां आप बाहर से सॉइल ला के आप खेती कर सकते हैं। पॉली हाउस बनाने के लिए जमीन से नीचे नहीं अपितु कुछ उठी हुई जमीन होनी चाहिए, ताकि नमी या जल ना रुके। जमीन की ढाल ऐसी होनी चाहिए कि सतह का पानी पॉली हाउस से दूर रहे, अन्यथा फसल में रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। पॉली हाउस ऐसे क्षेत्र में होना चाहिए जहां बाजार से कम दूरी, यातायात के साधन आदि की सुविधा रहे। पॉली हाउस के पास बड़ा पेड़ या छाया नहीं रहनी चाहिए। बाजार की मांग के अनुसार फसल का चयन किया जाना चाहिए। पॉली हाउस का स्ट्रक्चर स्टील से बनाया जाता है और प्लास्टिक शीट से ऊपर का हिस्सा ढका जाता है। यह शीट 200 माइक्रोन मोटाई वाली पारदर्शी और पराबैंगनी किरणों से प्रतिरोधी पॉलीथीन चादर होती है। एक बार पॉली हाउस स्ट्रक्चर बन जाने पर कम से कम 10 साल तक काम करता है। तेज हवा चलने और धूप से प्लास्टिक शीट को हर 2-3 साल बाद बदलना पड़ता है। हालांकि इस पर बहुत कम खर्च आता है। पॉली हाउस से तेज धूप और तेज बरसात से फूल और सब्जी के पौधों का बचाव हो जाता है। इसके साथ ही इन फसलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार बना रहता है। पॉली हाउस में किसान बेमौसम सब्जी के साथ गेंदा, जरबेर, गुलदाउदी, रजनीगंधा आदि फूल उगा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमको मौसम को कैसे मैनेज करना है, क्रॉप को कैसे मैनेज करना है। तो गर्मी के दिनों में क्या तापमान काफी बढ़ जाता है, तो उसके लिए सिस्टम तो है, इवेपोरेटिव कूलिंग है, फैन पैड है, कूलिंग के सिस्टम है, टेक्नोलॉजी तो सब है। लेकिन दिक्कत आपको ये देखना है क्या आपका कॉस्ट इकोनॉमिक्स उतना आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपका पर्पस क्या है, कौन सा क्रॉप लेना चाहते हैं। क्रॉप में जैसे करें तो टमाटर लेते हैं, नॉर्मली शिमला मिर्च लेते हैं, खीरा लेते हैं, फूल की खेती करते हैं, प्रॉफिटेबल है। लेकिन ये है कि कैसे माइक्रो क्लाइमेट, आप बाजार, सबसे पहले बाजार देखिए, फिर माइक्रो क्लाइमेट, क्रॉप मैनेजमेंट, इन सब बातों को अगर सही ढंग से आप ध्यान देंगे तो प्रॉफिटेबल है। 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस बनाने में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। इसके लिए बैंक की तरफ से लोन भी दिया जाता है। छोटे किसान 500 वर्ग मीटर तक का भी पॉली हाउस बना सकते हैं। पॉली हाउस को लगाने की लागत बहुत होगी, लेकिन आजकल सरकार भी पॉली हाउस के लिए अनुदान देती है। इसके साथ ही गैर सरकारी संगठन भी किसानों की मदद करते हैं। यही नहीं, पॉली हाउस में खेती करने का प्रशिक्षण भी देते हैं। पॉली हाउस से कोई भी किसान औसतन 6 से 7 लाख रुपए की आय कमा सकता है। अगर किसानों को बाजार में उनकी फसलों का उचित दाम मिल जाए तो संभावना है कि वो इससे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
लेकिन सबसे पहला है कि आप किस प्राइस में अपने फसल को बेच रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तब आप, और आपको क्रॉप मैनेजमेंट इसके लिए अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेने की जरूरत होगी, क्योंकि खुले खेत में जो अगर आप खेती करते हैं, अंदर में दोनों में काफी अंतर होता है। और मुख्यतः देखें तो सरकार भी इसके लिए काफी प्रमोट कर रही है, केंद्र सरकार, और हर 50% तक अनुदान देती है। और उसमें क्या है कि उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से कहीं अपने तरफ से भी कुछ सब्सिडी को जोड़ती है। लेकिन जैसे मैं बताया कि इन सारी बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो आप इससे फायदा कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति। किसान भाइयों, राज्य में सर्दी का मौसम चल रहा है। ऐसे में जो किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें इससे अच्छा लाभ मिले, इसके लिए पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए उचित कदम उठाना जरूरी है। तो पशुपालक कैसे करे सर्दी के मौसम में अपने पशुओं की उचित देखभाल, इस बारे में जानकारी दे रहे पशु विशेषज्ञ डॉक्टर AK वर्मा। आज हमारी चर्चा का विषय है सर्दियों के सीज़न में हम अपने पशुओं की देखभाल किस तरह से करें ताकि उनसे होने वाले नुकसान से हम बच सकें। सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हमें ये करना चाहिए कि जिस जगह में हम पशुओं को रखते हैं वो पूरी तरह से हवारोधी होना चाहिए, उसमें ठंडी हवा का प्रवेश नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें अपने पशुओं को ये जो टाँट के बोरे आते हैं, इनको काटकर उनके शरीर पर हम डाल सकते हैं ताकि उनका जो शरीर का तापमान है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहे। और पशु को तापमान मेंटेन करने के लिए अपने शारीरिक ऊर्जा का ज़्यादा प्रयोग ना करना पड़े। आप अपनी गाय तथा भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो पशुओं के आवास प्रबंधन में इन बताई जा रही बातों का विशेष ध्यान रखें। पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर पशुओं के गोबर और मूत्र के कारण गंदगी फैल जाती है, जिसमें कई हानिकारक फफूंद और जीवाणु पनपने लगते हैं, जिनके संपर्क में आने पर पशु घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई कर चूना या राख का भुरकाव करना चाहिए, जिससे पशुशाला में नमी कम रहेगी। साथ ही सप्ताह में एक बार लाल दवा से पशुशाला की सफाई करें। हमें आहार में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि पशु को हम सर्दियों की सीज़न में किस तरह का आहार दें ताकि उसका उत्पादन बढ़े और वो बीमार नहीं पड़े। इसके लिए हमें उसके जो दाना या बाँट खिलाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा को हमें बढ़ाना चाहिए, जो उसको ज़्यादा ऊर्जा उपलब्ध करवा सकता है। और साथ ही साथ सर्दियों के सीज़न में जितने भी हमारे चाहे वो दुधारू पशु हों या दूध नहीं दे रहे हैं, प्रत्येक बड़े पशु को हमें 150 से 200 ग्राम की रेट से हमें गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए। गुड़ एक ऐसा पदार्थ है जो पशु को ऊर्जा देने के साथ साथ उसे गर्मी भी उपलब्ध करवाता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं इसमें जो पशु को दूध उत्पादन करने के लिए आवश्यक होते हैं, वो इसमें उपलब्ध होते हैं। तो ये कार्य हमें करना चाहिए और इससे पशु का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है, उसका पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से पशु बीमार नहीं पड़ेगा। और इस सीज़न में यदि आपने पशु का तापमान अच्छी तरह से मेंटेन कर लिया तो आप उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन। ठंड के मौसम में पशुओं की संतुलित आहार का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए, जिसको आप अपने स्तर पर बनाकर पशुओं को खिला सकते हैं। इसके लिए मुख्य अवयव इस प्रकार से हैं।
शरीर की देखभाल के लिए गायों को 1.5 किलो प्रतिदिन व भैंस के लिए 2 किलोग्राम प्रतिदिन, प्रत्येक 2.5 लीटर दूध पर गायों को 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। प्रत्येक 2 लीटर दूध पर भैंसों को 1 किलोग्राम दाना, 6 महीने से ऊपर की गाभिन गाय या भैंस को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए। अक्सर सर्दियों में ये देखा जाता है कि यदि पशु सर्दी के संपर्क में आता है तो उसे निमोनिया होने का डर होता है और ऐसी कंडीशन में पशु को बुखार भी आता है, उसके मुंह से और नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति यदि किसी पशुपालक के पशु के साथ होती है तो उन्हें प्रतिजैविक दवाइयाँ आती हैं। विशेष तौर से इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नाम की एक दवाई होती है जिसका 12 से 15 ml दवाई प्रतिदिन के हिसाब से 3 से 4 दिन तक हमें पशु को देना चाहिए। इससे पशु हमारा निमोनिया की समस्या से निजात पाता है और वो स्वस्थ हो जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गोहद जिला भिंड से अमित शर्मा ने। आपकी सरसों की फसल में माहू कीट का प्रकोप हो रहा है और आप इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अमित जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी खेत में सरसों की फसल बहुत बढ़िया से लहलहाना शुरू हो रहा है, लहलहा गई है, लग गया है। इसमें सरसों में जो है माहू कीट का प्रकोप, जिसको कहीं लाही कहीं माहू इत्यादि कहते हैं, इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और प्रमुख रूप से इसी कीट का जो है आक्रमण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। माहू कीट जो है वो सभी अवस्था में इसको नुकसान पहुंचाता है, आक्रमण करता है। और माहू कीट का जो है शिशु और वयस्क दोनों ही इसको नुकसान पहुंचाते हैं। माहू कीट की 4 अवस्थाएं हैं जो सरसों पे लगती हैं। पंख वाली, हरी सी, हल्का हरा रंग का, पीले के जैसा, भूरा और काले रंग का जो कीट होता है माहू का, वो सरसों में पाया जाता है। अब आते हैं कि ये कैसे मौसम में ये होता है। ये जैसे कोल्ड और क्लाउडी बोलते हैं, हमारा ठंडा और धुंधला जो वातावरण होता है कोहरा वाला, वैसे समय में ये ज़्यादा इसका प्रकोप देखने को मिलता है और जहाँ थोड़ा सा भी दिखता है वो इसकी संख्या बढ़ जाती है। और ये नवंबर से लेके मार्च माह तक इस फसल को आक्रमण करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। माहू कीट का प्रकोप फसल में अधिकतर फूल आने के बाद मौसम में नमी और बादल होने पर होता है। ये कीट हरे, काले एवं पीले रंग का होता है और पौधे के विभिन्न कोमल भागों जैसे पत्तियों, शाखाओं, फूलों व फलियों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। अब क्या है कि ये जो माहू कीट है वो सरसों में रस को चूसता है, जिससे पौधे जिस अवस्था में हैं और सूखने लगते हैं और फलतः मर जाते हैं। अगर जब फूल वाले अवस्था में माहू कीट का प्रकोप हो जाए तो फूल को इतना चूसते हैं उसका कि वो फूल बर्बाद हो जाता है और फूल अच्छा से पनप नहीं पाता है, जिससे कि दाना नहीं बन पाता है। अगर दाने वाला अवस्था में ये चूसना शुरू कर दे तो अंदर में दाना नहीं बनता है। अगर दाना ना बने तो हमें फिर उस फसल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से ये नुकसान करता है। अब रही बात इसकी नियंत्रण की, तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसके कीट रोधी, माहू रोधी किस्म जो है जो उपलब्ध है वो लगाएंगे। दूसरा, उससे भी पहले हमें कोशिश करना है कि अक्टूबर माह तक हमारा जो सरसों लगाने का है वो प्रक्रिया ख़त्म कर देना है, लगा लेना है।
अक्टूबर माह के 15 के बाद ही अगर जो लगता है वो उसमें माहू कीट का प्रकोप पाया जाता है, देखा जाता है औसतन। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए इमडा क्लोरोप्रीड की 1 मिलीमीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 सप्ताह के अंतराल पर 2 छिड़काव करना चाहिए। माहू कीट का प्रकोप जब दिखने लगे तो संभव हो तो आप उसको कीट को जहाँ मिले उसको डंटियों को तोड़ के किसी जगह पे जमा कर लें और उसके बाद उसको कहीं गाड़ दें। रासायनिक दवाओं का जैसा कि ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल है, इसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से घोल बना के छिड़काव करेंगे तो इस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा दवा भी है थायोमिथेक्साम। इस दवा का 0.2 ग्राम प्रति लीटर के दर से घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण हो जाएगा, माहू कीट से नियंत्रित हो जाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।